क्लास 11th स्वतंत्रता, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर सके बिना डर के, बिना भय के, और उसे हर चीज़ की आज़ादी हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी समाज में रहता है, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसे बोलने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो। अब बोलने का मतलब क्या है? तो बोलने का मतलब है कि उसे फ्रीडम अगर है स्पीक की, तो किस चीज़ के बारे में बोलेगा? तो अन्याय के विरुद्ध बोलेगा, कि अगर समाज में गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध में बोलेगा। अन्याय कैसे हो रहा है? कि मान के चलिए जातिवाद अगर देखने को मिल रहा है और जातिवाद में हम कुछ गलत देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं। या यहाँ पे हम लिंग भेदभाव अगर देख रहे हैं तो लिंग भेदभाव के खिलाफ हम यहाँ पर बोलने का अधिकार हमें होना चाहिए, ठीक है। यही होता है स्वतंत्रता, जहाँ पर आपको किसी अपनी बात रखने के लिए किसी चीज़ का डर नहीं होता, भय नहीं होता। यानी कि आप जब अन्याय के विरुद्ध बोल रहे हो तो उस समाज में आपको डर नहीं होता कि हमें कोई मार देगा या मुझे सज़ा हो जाएगी अगर मैं कुछ बोलूँगा तो। अगर ये किसी समाज में किसी व्यक्ति को अगर डर नहीं है तो वही क्या होती है, एक्चुअल में स्वतंत्रता होती है, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो खुलकर अपना विकास कर पाता है। अगर ऐसा समाज जहाँ पे व्यक्ति को अपनी अधिकार मांगने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उस समाज में क्या हो रहा है? उस समाज में वो समाज एक हिंसा पीड़ित समाज हो जाएगा, या हमेशा वहाँ पे हिंसा, युद्ध से हमेशा वो समाज चलता रहेगा, जिसके वजह से वहाँ पे ना तो व्यक्ति का विकास होगा, ना ही उस समाज का विकास होगा। तो समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक ऐसी आज़ादी से मतलब है जिसमें व्यक्ति जो है अपना विकास कर सकता है। मगर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है अपनी मनमानी करने लगे। तो मैंने यहाँ पे समझाया था कि स्वतंत्रता में लोगों को बोलने की आज़ादी है। बोलने का मतलब है कि समाज में आप कुछ गलत देख रहे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। बट वहीं पे बोलने की आज़ादी आपको दे दी गई है, मगर यहाँ पे आप समाज विरुद्ध बातें बोलोगे, विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हो। या आप अपने धर्म को बहुत बेहतर मानते हो और दूसरे धर्म के बारे में आप गलत बोल रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो, तो ये बोल नहीं सकते हो। आज़ादी है, स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, मगर एक प्रतिबंध के तहत आपको दी गई है। प्रतिबंध के तहत आपको आज़ादी दी जाती है, क्योंकि अगर हम सभी व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी दे देंगे तो वो आदमी क्या कर सकता है, वो व्यक्ति जो है वो समाज में दूसरे व्यक्तियों का क्या करेगा, शोषण करने लगेगा। दूसरे व्यक्ति का शोषण करने लगेगा। देखिए, सोच के देखिए कि अगर बोलने की स्वतंत्रता दे दी कि सभी को पूरी स्वतंत्रता है, आप जो मर्जी बोलना है बोल सकते हो, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लोग खुलकर एक दूसरे के धर्म की आलोचना करने लगेंगे, बुराई करने लगेंगे, और जिसके वजह से समाज में हमें क्या देखने को मिलेगी, लड़ाई देखने को मिल जाएगी। फिर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है जातिवाद, ब्राह्मण और दलित। ये अगर अधिकार दे दिया तो ब्राह्मण जो है वो फिर से अपना एक अधिकार जमाएगा, और वो मगर दलित के पास भी तो अधिकार है, स्वतंत्रता है उसके पास, वो भी
इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा और दोनों के बीच में हमेशा क्या चलता रहेगा, लड़ाई चलता रहेगा। तो स्वतंत्रता अगर दे दी गई मगर उसके ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हमें समाज जो है वो विनाश के रास्ते पर मिल जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता जो है वो आदमी के मनमानी के लिए नहीं मिली है, वो स्वतंत्रता इसलिए मिली है ताकि जो व्यक्ति है वो खुलकर अपना विकास कर सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता बिना भेदभाव के व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। तो स्वतंत्रता देखो किसी समाज में है ना स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के तहत स्वतंत्रता के दायरे में आके हम क्या देते हैं, अवसर की समानता देते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति लिंग से आता हो, सभी जो लोग हैं वो पद पर बैठ सकते हैं। मतलब देखो पद किसी भी IAS ऑफिस है ना, अवसर की समानता यहाँ पे। तो देखिए कोई भी पद पर बैठने के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और एग्ज़ाम पास करने में हम ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, लड़की लड़का ये तो नहीं देखते हैं, सभी को समान अवसर होते हैं। जो पास होता है उसे नौकरी लग जाती है। तो इसका मतलब अवसर की समानता का मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर बिना भेदभाव के लोग जो हैं उस पद पर बैठ सकें। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको यहाँ पे अधिकार होता है हर चीज़ का, वोट देने का, घर खरीदने का, अपने पास संपत्ति रखने का, आपको समाज में अगर अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध बोलने का, काम करने का, कहीं भी आने जाने का। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, स्वतंत्रता के दायरे में आ जाती है। ठीक है ना, बोलने का, प्रेस की आज़ादी होती है हमारे पास। मतलब प्रेस की आज़ादी का मतलब है समाज में जो भी चल रहा है उसके बारे में बोलना, जैसे जो न्यूज़ चैनल होते हैं वही। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो स्वतंत्रता बिना भेदभाव के व्यक्ति अपना जीवन जी सके। देखिए कोई भी स्वतंत्रता है उसमें व्यक्ति जो है स्वतंत्र है मगर वो किसी दूसरे व्यक्ति की अधिकारों को नहीं छीन सकता है। ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए। तो यही है स्वतंत्रता का अर्थ। तो यहाँ पे अच्छे से समझा दिया था मैंने, आप एक उदाहरण के साथ इसे लिख सकते हो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। समाज में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो वो शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होता है या अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होता है। अन्याय के विरुद्ध बोलने की उसे स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लीबर से बना है जिसका मतलब होता है बंधनों का ना होना। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहा जाता है और लिबर्टी का मतलब होता है कि बंधनों का ना होना। ठीक है, लिबर्टी जो है लैटिन शब्द के लीबर से बना है जिसका मतलब होता है बंधनों का ना होना। यानी कि मान के चलिए भारत है, भारत के अंदर जाति, धर्म, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृति बोलने के वाले लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर प्रतिबंध अगर ना लगाएं तो हम क्या देखेंगे, हर इंसान दूसरे इंसान के अधिकारों को छीन लेगा, है ना। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, कानून जो है वो पक्ष विपक्ष में फंस जाएगा। तो हम पूरी तरीके से बंधनों को लगाकर ही, ठीक है, स्वतंत्रता देते हैं। तो बंधनों का ना होना हमेशा भेदभाव को बढ़ावा देगा। तो हमेशा याद रखना स्वतंत्रता जो है इंग्लिश के लिबर्टी से बना है और लिबर्टी जो है लीबर का मतलब होता है बंधनों का ना होना।
बंधनों से मुक्ति, तो लिबर्टी का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति, पूरी तरीके से स्वतंत्रता। फिर आपका आता है कि स्वतंत्रता के प्रकार, यानी स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के प्रकार। तो याद रखना, स्वतंत्रता जो होती है 7 प्रकार की होती है। प्राकृतिक, नागरिक, निजी, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और धार्मिक। ठीक है, ये सारी स्वतंत्रता होती है, जिसमें से हम कुछ को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जहाँ पे जो नागरिक है उसे पूरी तरीके से आज़ादी हो, समाज में रहने वाले नागरिक पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उस पर किसी व्यक्ति का दबाव ना हो, उसे किसी व्यक्ति का भय ना हो, किसी अन्य समुदाय से उसे डर ना लगता हो। ठीक है, और वो व्यक्ति समाज में रह के अपना विकास कर सके, वो होती है नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के तहत नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए? तो सबसे पहले इनको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति जो है पूरी तरीके से आज़ाद हो, उसे जो नेता पसंद है उसे वोट दे सके, चुनाव में खड़ा हो सके। ठीक है। सेकेंडली हम यहाँ पे लिखेंगे एक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि समाज में गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचार को समाज में रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि समाज में पर्यावरण को रोकने के लिए आपके विचार मतलब आप अपना विचार दे सकते हो कि पेड़ों को ना काटें, जानवरों को ना मारें, ठीक है, या फिर मांसाहारी शाकाहारी, आपको जिस चीज़ पर भी आपको विचार देने हैं आप समाज में अपने विचारों को दे सकते हो। अगर ऐसा कोई समाज जहाँ पे आप अपने विचार नहीं दे सकते हो, आप अपनी बातें नहीं रख सकते हो, तो उस समाज में हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो होता है वो शोषण होता है, व्यक्तियों का विकास नहीं होता है। मान के चलिए आपका घर है और आपके घर में आपको अपनी बात रखने का अधिकार ना हो, आपको अपना सही गलत बोलने का अधिकार ना हो, तो आपको कैसा फील होगा? ठीक है ना, वही चीज़ है एक मनुष्य जाति के साथ। मगर नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, मगर सरकार जो होती है, राज्य जो होती है, वो स्वतंत्रता के ऊपर क्या लगा देती है? प्रतिबंध लगा देती है। प्रतिबंध के बिना लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, क्योंकि हर स्वतंत्रता, देखो कुछ स्वतंत्रता ऐसी है जो पूरी दी जाती है, ठीक है, मगर कुछ स्वतंत्र और उसके अंदर क्या होता है, प्रतिबंध लगा देते हैं। बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी, शोषण के विरुद्ध अपनी बात रखने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी, अपना दल बनाने की आज़ादी है, बट इसके ऊपर क्या है? प्रतिबंध है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सिगरेट पीना है, स्मोक करना है, या आपको दारू पीना है, इस पे सरकार रोक थोड़ी ना लगाती है। आप अपने घर के अंदर कुछ भी करो, ठीक है, आप अपने घर के अंदर कुछ भी कर सकते हो, बट यही चीज़ आप घर से बाहर पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते, है ना। स्वतंत्रता है, आप जो अपने रूम के अंदर कर रहे हो कर सकते हो, बट यही चीज़ आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते, ये स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। यही होती है नागरिक स्वतंत्रता, जहाँ सरकार जो होती है लोगों को अधिकार देती है अपना जीवन जीने की, स्वतंत्रता देती है जीवन जीने की, मगर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है। तो नागरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक सरकार बहुत अहम रोल प्ले करती है नागरिक को स्वतंत्र करने में, क्योंकि वही अधिकार देती है, ठीक है, जिसके द्वारा स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे नागरिक को स्वतंत्रता मिले, जिससे वो अवसर प्राप्त कर सके, मगर स्वतंत्रता एक प्रतिबंध में मिलती है। समझ में आ गया होगा। भारत में जो नागरिक हैं उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, मगर कुछ प्रतिबंध के साथ प्राप्त है। जैसे कि आप जो है वो बाइक चलाना चाहते हो, ठीक है, बाइक चलाने का क्रेज़ होता है बच्चों में, तो आप उसके लिए क्या है, आपको 18+ होना ज़रूरी है। तो धर्म की स्वतंत्रता लोगों को है, धर्म का प्रचार करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना,
सब चीज़ की स्वतंत्रता है धर्म के नाम पर, मगर धर्म के नाम पर हमें ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाएं। तो यही होती है स्वतंत्रता प्लस में एक प्रतिबंध के साथ, यानी कि बंधन का अभाव स्वतंत्रता में होता है। समाज में कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता बनाने के लिए हमें प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। देखो, धर्म की स्वतंत्रता दे दी, ठीक है, तो समाज में कानून व्यवस्था बनाने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए हमें प्रतिबंध लगाना पड़ता है। अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो लोग लोगों के अधिकारों को छीनने लगेंगे, उनकी अपना दबदबा दिखाने लगेंगे। इसलिए स्वतंत्रता जो होती है लिमिट में मिलती है, ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, अपना विकास कर सके। नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए बाइक चलाना स्वतंत्रता है, एक इंसान बाइक गाड़ी चला सकता है, मगर उसके लिए एक एज होती है, 18 की होनी चाहिए। आप उस गाड़ी को जब चलाएंगे तो ड्रिंक नहीं करने चाहिए। आप जब उस गाड़ी को चलाएंगे तो गाना सुनते वक्त आप नहीं चला सकते हो। अगर ये सब चीज़ें करते हो तो क्या हो सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। आपकी आज़ादी से दूसरा व्यक्ति को हानि पहुंच सकता है, प्लस में आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता तो है, मगर कुछ बंधन के साथ आपको स्वतंत्रता मिली है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग करने का मन करता है तो वो लोग घर में करते हैं, मगर स्मोकिंग करने की स्वतंत्रता अगर है तो वो पब्लिक प्लेस, जैसे कोई क्रिकेट मैच देखने गया या बस स्टैंड पे अगर खड़ा है या स्कूल के आसपास कहीं वो खड़ा है, तो वहाँ पे वो सिगरेट नहीं कर सकता, स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो कानूनी तौर पर गलत होता है, ठीक है। पब्लिक प्लेस पर आपको स्मोकिंग करने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे प्रतिबंध है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लोगों को इफ़ेक्ट करता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है, वो इंसान को तो नुकसान पहुँचाता ही पहुँचाता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता सरकार देती है, मगर कुछ प्रतिबंध के साथ देती है, क्योंकि उसका मतलब नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि उसको जीवन में आगे बढ़ना और दूसरे व्यक्ति को भी समाज में बढ़ते रहने देना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता में आता है आपका मताधिकार देने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक मतलब आदिवासी, कोई भी लोग हो, उन अगर वो 18 प्लस के हैं तो वो क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यही होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, जो कि नागरिक को मिलनी चाहिए। फिर चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता नागरिक को मिलनी चाहिए। दल बनाने की स्वतंत्रता नागरिक को मिलनी चाहिए। कानूनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कानून स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति से आता है, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी कोई भी उसका आधार है, तो कानून जो है ना उसकी वो मदद करे, और वो कानून हेल्प लेने के लिए स्वतंत्र हो, और वो स्वतंत्र तौर पर उसके साथ काम करती हो, ठीक है, भेदभाव ना करती हो। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, अगर वो टीचर के पद के लिए एबल है तो वो उस चीज़ को टीचर के पद पर बैठ सकता है, वो उस चीज़ के लिए स्वतंत्र तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। तो उसका समान अवसर का मतलब होता है किसी पद पर बैठने के लिए स्वतंत्र होना, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, ना तो जाति के नाम पर ना कुछ। किसी भी राज्य या किसी भी स्थान पर वो काम करने के लिए जा सकता है, कहीं पर भी जाके बस सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नागरिक स्वतंत्रता को प्राप्त होती हैं। फिर आपका आता है निजी स्वतंत्रता। व्यक्ति उन कार्य को करने में अगर स्वतंत्र है तो उसी को क्या कहा जाता है, निजी स्वतंत्रता। आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप कैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, किस राज्य में जाकर आप बसना चाहते हैं, तो वही होती है आपकी निजी स्वतंत्रता। फिर आपका आगे आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में हम लिखेंगे कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, वो जिस भी समाज में रहता है, वो जिस भी धर्म से है, जिस भी जाति से अगर वो बिलोंग करता है, तो वो वोट दे सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं
राज्य नहीं, मैं देश लिख देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे लिंग के आधार पर राजनीतिक अधिकार औरतों को नहीं दिया जाता था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आदमी जो होते हैं वही नेता बन सकते हैं, औरतों को स्वतंत्रता नहीं थी कि वो एक चुनाव में खड़े हो सके, ठीक है। उनको लगता था कि औरत जो होती है वो सिर्फ घर को चला सकती है, देश चलाने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। राजनीतिक दल का गठन करने की स्वतंत्रता, देखो अब इसके अंदर क्या आता है, किसी भी समाज के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपना गठन कर सकता है, चाहे किसी भी राज्य से है, चाहे जैसे दलित है तो दलित लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना दल बना सकते हैं, हिंदू अपना दल बना सकती है। तो यानी कि दल गठन करने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। राज्यों में दल उदय होना, जैसे आम आदमी पार्टी का दल, भारत में हमने देखा कि यूपी में देखो तो आपको समाजवादी दल दिखेगी, दलितों के लिए पार्टी दिखेगी, बिहार में अलग दिखेगा, महाराष्ट्र में आपको शिवसेना दिखेगी, दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी दिखेगी जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। तो ये होती है दल बनाने का, स्वतंत्र होते हो, दल बना सकते हो। तो जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है, सरकार के कार्य तथा उनकी नीतियों की प्रशंसा तथा आलोचना करना, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता में हम बोल सकते हैं कि लोगों को क्या मिल जाती है, आपको अधिकार आज़ादी मिल जाती है। तो राजनीति के अंदर लोगों को क्या मिल जाता है कि सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, अच्छा कर रही है। अगर मान के चलिए उसने कोई नीति निकाली, ठीक है, कोई नीति निकाली तो आप उसके बारे में अच्छा बोल सकते हो, आप उसके बारे में बुरा बोल सकते हो। इस तरीके की क्या होती है, आपको स्वतंत्रता होती है उसकी आलोचना करने की, उसके बारे में अच्छा बुरा बोलने की। तो यही होता है बेटा नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो लोगों को दी जाती है। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा था जो कि भारत सरकार ने इसे हटाया था, जिस पर लोगों को कुछ चीज़ें ये अच्छी भी लग रही थी, बुरी भी लग रही थी, जिस पर आपने भरकर न्यूज़ में देखा होगा कि लोग अपने या तो उसके बारे में प्रशंसा कर रहे थे या तो उसकी आलोचना कर रहे थे। ये होते हैं हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता। फिर हम आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता में। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको संपत्ति का स्वतंत्रता होती है, आप अपनी संपत्ति रख सकते हो, ठीक है। तो आप जितना कमा रहे हो संपत्ति रख सकते हो, एक से ज़्यादा आपके पास क्या हो सकते हैं, प्लॉट हो सकते हैं, घर कारखाने, ठीक है। तो संपत्ति का स्वतंत्रता होती है आपके पास स्वतंत्रता होती है, आप अपने व्यापार को चुन सकते हो। जैसे कि आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है तो भाई आप स्वतंत्र हो कि आपको ये चीज़ें चलानी है, या आपको कोई भी व्यापार आप खोलना चाहते हो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप स्वतंत्र होते हो। अपने जीवन जीने का आपको अधिकार होता है कि आप अपने वो काम कर सकते हो जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। अगर आपको ग्रॉसरी की शॉप खोलनी है, जैसे कि आप दुकान खोल सकते हो, या फिर आप टॉय शॉप खोल सकते हो जिससे आप अपना जीवन जी सकते हो, या फिर आप ठीक है टॉय शॉप खोल सकते हो। आप छोटा मोटा उद्योग खोलने के लिए स्वतंत्र होते हो। आप फूलों से कोई फ्लावर बना के कुछ भी आप बेचने के लिए, जिससे आप अपना जीवन जी सकते हो, ठीक है। जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारने का अधिकार होता है, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप जो स्वतंत्रता होती है, आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, ठीक है, अच्छे पद पर आप बैठो जिसके लिए आप अच्छे एजुकेशन ले सकते हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हो, तो इसके लिए आपको स्वतंत्र होते हो। और सरकार कई बार क्या करती है, आर्थिक रूप से मदद भी करती है गरीब लोगों की, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र होते हो। कार्य
को बदलना तथा उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार या स्वतंत्रता होती है। अगर आपको टीचिंग लाइन अच्छी नहीं लग रही है तो आप टीचिंग लाइन को छोड़ के भाई आप कंप्यूटर सीख कर आप अकाउंट का काम कर सकते हो, वीडियोग्राफी का कर सकते हो, कुछ भी आप अलग कार्य में जा सकते हो। और आपको लगता है कि भाई मेरे को टीचिंग में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है और मैं एक अच्छा कोर्स सीख लेता हूँ और जिससे मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता आपके पास होती है। स्त्री हो या पुरुष, अगर वो किसी भी पद पर बैठे हैं तो उनको समान सैलरी मिलनी चाहिए। अगर एक टीचर है वो 12th क्लास को पॉलिटिकल पढ़ाता है, तो अगर वो मेल टीचर है तो उसकी अगर सैलरी 12,000 है तो वो फीमेल टीचर की भी समान अवसर पर क्या होनी चाहिए, सेम सैलरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसकी 12 है उसकी 5,000 होगी, तो ये क्या होगा, ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, उनको मतलब भेदभाव किया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो नागरिक होते हैं उनके विकास की स्वतंत्रता होती है, प्लस में हमें अपने राष्ट्र के लिए भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि हम। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि राज्य किसी देश के नियंत्रण में ना हो और कोई बाहर का राज्य उसके ऊपर उसके ऊपर दबाव ना डालता हो। कोई भी राष्ट्र पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर ना तो बाहरी ना आंतरिक कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वही होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जैसे कि भारत है, भारत जो है वो हर तरीके से स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं है, ठीक है। और इसमें एक लाइन और लिख सकते हो कि वो कोई भी देश स्वतंत्र रूप होकर कार्य करे और कोई भी शक्तिशाली देश उसके ऊपर हस्तक्षेप ना करता हो। जैसे भारत अगर कोई नीति लेकर आता है, ठीक है, तो अमेरिका जो है वो इसे डरा धमका नहीं सकता कि भाई नहीं ये नीति मत लाओ, ये नीति तुम नहीं ला सकते हो, ऐसा हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है। वही देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, राष्ट्रीय स्वतंत्र होता है। क्योंकि भारत क्या था, भारत जो था 200 वर्षों तक गुलाम रहा था, हमारी स्वतंत्रता जो थी छीन ली गई थी, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं। अब आपका आता है स्वतंत्रता को लेकर विचार या स्वतंत्रता के आयाम, ठीक है। हमेशा याद रखना स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं। तो स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति के ऊपर बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता होती है। यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर न तो समाज न राजनीतिक कोई भी इंसान उसके ऊपर किसी भी तरीके का बंधन ना लगाए, पाबंदी ना लगाता हो, वो होती है स्वतंत्रता। जो ऐसा मानते हैं कि किसी भी तरीके की आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध ना हो, पाबंदियां ना हो, वो विचारक क्या कहलाते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि थे J.S. मिल। इनका मानना था इंसान को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति जो होता है, यानी जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही दिमागदार होते हैं, विवेकशील होते हैं। तो उनको पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। उसके ऊपर जो राज्य होता है वो अपने कानून व्यवस्था ना थोपे, उनको किसी तरीके की पाबंदियों में ना रखे, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दे। तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता होते हैं, जिन्होंने अपने विचार स्वतंत्रता के ऊपर दिए हैं, तो इनका मानना है कि पाबंदी का होना आवश्यक है, पाबंदी का होना आवश्यक है। अगर हमने लोगों को आज़ादी दे दी और उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई तो वो उसका क्या करेंगे, गलत प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एक ऐसे विचारक जो ये मानते हैं पाबंदियां ना हो, वो आते हैं नकारात्मक में। और सकारात्मक विचारक वो हैं जो मानते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए, अगर पाबंदी नहीं होगी तो लोग लोगों को खा जाएंगे, ठीक है।
तो स्वतंत्रता कानून जो होते हैं वो कभी भी कानून को स्वतंत्रता का विरोधी नहीं मानते, और ये लोग जो होते हैं स्वतंत्रता का विरोध मानते हैं। कानून को क्या मानते हैं? स्वतंत्रता का विरोधी। ये पूरी कानून जो है वो लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं देती है, लेकिन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ कानून का होना भी ज़रूरी है। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि सरकार जो होती है वो शासन करे, कम से कम लोगों में हस्तक्षेप करे। ठीक है। जैसे कि एक इंसान शराब पीता है तो शराब पी के मारता पीटता है, तो नकारात्मक जो विचारक हैं जो स्वतंत्रता पे विचार देते हैं उनका मानना है कि भाई सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, समाज के कुछ लोग इसमें हस्तक्षेप कर लेंगे। ठीक है। वहीं पे सकारात्मक विचारकों का मानना होता है कि नागरिक के कल्याण के लिए जितना भी हो सके पाबंदी, स्वतंत्रता होगी बट पाबंदी लगी होगी, और कानून उसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि वो नागरिक कल्याण चाहती है। अगर इंसान शराब पी के गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो राज्य यहाँ पे क्या करेगी? हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है। वो तभी हस्तक्षेप करती है जब यहाँ पे कानूनी मदद मांगी जाती है, और ये कानून को क्या मानते हैं? ये स्वतंत्रता का विरोध मानते हैं। भाई कानून जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो स्वतंत्रता को क्या करते हैं? पाबंदी लगा देते हैं, इंसान को जीने में पाबंदी लगा देते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरीके की पाबंदी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आत्महत्या करे, सिगरेट पिए, दारू पिए, जैसे जीना चाहता है, जैसा बोलना चाहता है, वो सब कुछ बोलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, उसे समझ है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं सकारात्मक विचारकों का मानना होता है कि भाई आज़ादी होनी चाहिए, मगर आज़ादी के साथ क्या होना चाहिए? पाबंदी होनी चाहिए। अगर हम आज़ादी के साथ पाबंदी नहीं लगाएंगे तो मनुष्य का कभी विकास नहीं होगा, और मनुष्य हमेशा एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। अब आपका आता है J.S. मिल का हानि सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो J.S. मिल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी। ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, जिसके ऊपर इन्होंने हानि सिद्धांत के बारे में बात किया था। तो हानि सिद्धांत का मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जो होता है स्वतंत्र होता है, और इसमें सरकार जो होती है, जो राज्य होती है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। इंसान अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकता है। मगर जब क्या कहते हैं, अगर व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है तब जाकर क्या कर सकते हैं आप? सामाजिक तौर पर यहाँ पे हस्तक्षेप हो सकता है। तो इनका मानना है कि समाज में भलाई करने के लिए, समाज में विकास करने के लिए हमें क्या करना है? हानि से बचाना है तो सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। पूरे समाज को, ठीक है, पूरा जो समाज है, अगर एक व्यक्ति की इच्छा है, कुछ भी तरीके की उसकी इच्छा हो सकती है, तो उस इच्छा से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? उससे हानि से बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। यानी कि दूसरे व्यक्ति को अगर वो इंसान हार्म कर सकता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यही होता है हानि का सिद्धांत। J.S. मिल के अनुसार प्रतिबंध कब लगाना चाहिए? यानी कि जो हानि हो सकती है, हानि का मतलब क्या है भाई? किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। स्वतंत्रता से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए हुए हैं, और किस पर दिए हैं? ऑन लिबर्टी, जो इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, उस पर इन्होंने हानि सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। तो कार्य से अगर किसी व्यक्ति को हानि होती है, अगर वो छोटी मोटी हो, तो उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि सामाजिक तौर पर जो लोग हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 फ्लोर हैं जिसमें से एक व्यक्ति बहुत तेज़ से गाना बजा रहा है रात के 2 बजे, तो उससे क्या हो रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, परेशानी हो रही है। तो ऐसे में क्या है, कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि लोगों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इसको हल किया जा सकता है। वही है हानि सिद्धांत। हानि, हार्म करना, परेशान कर रहा है ना, बस। व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रहन सहन आदि को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति घृणा या उसे गंभीर हानि पहुंचाता है तब ऐसे में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तब प्रतिबंध लग सकता है अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इंटेंस जो है वो किसी को मार सकता है, किसी को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे केस में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ठीक है, ये था हानि का सिद्धांत J.S. मिल का। फिर हम पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला वो हैं जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, और नेल्सन मंडेला ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी संघर्ष, लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका जो है वो काफ़ी टाइम से भेदभाव का शिकार रहा है। मंडेला जो हैं, ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने बुक लिखी थी, मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो देखो दक्षिण अफ्रीका जो था ना, जब ये आज़ाद हुआ, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होते ही दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदभाव बहुत हुआ। यहाँ पे नस्ल भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव। तो आज़ाद होने के बाद सत्ता जो थी, शासन व्यवस्था थी जो थी, वो श्वेत के हाथ में आ गई। श्वेत यानी कि गोरों के हाथ में आ गई, और इन्होंने आते ही जो अश्वेत थे, जो काले थे, उन लोगों को समाज से दूर कर दिया। ठीक है, इनको राजनीतिक अधिकार से दूर कर दिया, बोला कि आपको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, ना तो आप दल बना सकते हो, ना आप किसी को वोट दे सकते हो, ठीक है, ना आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। इनकी स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई थी, कहीं पे भी आने जाने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, घूमने की, कार्य करने की, तो ये सारी स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई थी, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने संघर्ष किया था, और ये 28 वर्ष तक कहाँ रहे थे, जेल के अंदर रहे थे। और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जो लंबा संघर्ष किया था, तो इन्होंने जो लंबा संघर्ष किया था वो इन्होंने किया था अहिंसा के मार्ग पे। और इन्होंने जो काले लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, मंदिर मतलब वो चर्च में जाने की इजाज़त नहीं थी, इन्हें समाज से दूर कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था हर तरीके से। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने इनके लिए संघर्ष किया, और इनको अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाए इन्होंने, और पहले काले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो बहुत सारे जगह में अगर हम देखेंगे, अमेरिका में देखें या फिर ब्रिटेन में देखें, कहीं पे भी अगर हम देखें, तो क्या होता है कि काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है। उनको ना एजुकेशन में, शिक्षा लेने अगर जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, उनको मारा जाता है, या रंग के आधार पर इनको दास बनाया जाता था। बहुत पहले नौकर बना के रखा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, समाज में इनको आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। गेम खेलना इंटरनेशनल पे, इनके ये जो छूते थे उस छुई हुई चीज़ों को ये लोग टच नहीं करते थे, इनको सेम फील कराते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी।
दक्षिण अफ्रीका में श्वेत की सरकार बनी, यानी गोरे लोग की सरकार बनी, और उन्होंने काले लोगों यानी अश्वेत को अधिकार सारे छीन लिए, सारी स्वतंत्रता उनसे छीन ली, किसी तरीके का कोई अधिकार उन्हें नहीं दिया था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत के अधिकार अपने जो दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला ने अश्वेत की तरफ से संघर्ष किया था और वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने अपने अहिंसा के मार्ग पे चलकर अश्वेत को सारे अधिकार दिलाए, पहले काले राष्ट्रपति बने। क्या क्या छीन लिया गया था अश्वेत लोगों से? तो उनके चर्च पर रोक लगा दी गई थी, अश्वेत की घेराबंदी, यानी यहाँ पे अगर श्वेत लोग रह रहे हैं तो अश्वेत लोग जो हैं उनको एक किनारे में कर दिया गया कि भाई आप इधर की तरफ नहीं आ सकते, यहाँ श्वेत लोग रहते, तो इन पर घेराबंदी कर दी, सिर्फ इतने ही दूर में ये लोग रह सकते हैं। विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि चर्च जाने पर इन पर रोक लगा दी गई थी, और राजनीतिक अधिकार इनसे छीन लिए गए थे। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये पुस्तक लिखी थी ऑन्ग सान सू की के द्वारा लिखी गई थी, जो कि म्यांमार के रहने वाले थे, और इन्होंने मानव अधिकार की बात करी थी, मानव अधिकार के लिए संघर्ष किया था कि भाई मानव अधिकार का मतलब क्या है, मानव को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, घूमना फिरना, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, इन सब चीज़ों के अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से मानव के अधिकारों को छीना जा रहा था, मानव को दास बना दिया जाता था। शक्तिशाली जो लोग थे वो किस तरीके से मानव के अधिकारों को छीन लेते थे। जैसे कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत भी एक लंबा पीरियड क्या रहा है, 200 वर्षों से अधिक गुलाम रहा है, तो यहाँ पे क्या था, लोगों के मानव अधिकार को छीन लिए गए थे। अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली हो या फिर पश्चिमी यूरोप है, वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से दास प्रथाएं बनाई जा रही थी, दासों को लाया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका से। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लोगों को लाया जा रहा था, क्या हो रहा था, मानव अधिकार का उल्लंघन ही तो हो रहा था कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ये जो मानव अधिकार को छीना जा रहा था उसके लिए इन्होंने म्यांमार में जो अधिकारों को छीना जा रहा था उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया था और इन्हें जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताना इसमें, और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बताना, तो मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की।